हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशन एरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबके प्यार, हौसला अफजाई की वजह से आज ये मेरा 75 अर्थात 75वां जो है वीडियो मैं आज आपके सामने ला रहा हूं। और खासकर ये जो खासकर टीटी, सीटेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार कोल वर्क को पूछा गया है। मैंने जो ये आज खासकर जो थ्योरी बनाई है, सिद्धांत बनाया है, ये कहीं ना कहीं बहुत से बुक से कंसल्ट करके, बहुत से चैनल्स को देख करके, कहीं ना कहीं लोगों से समझ करके बनाया है, जिससे आपको कोल वर्क का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिससे कोई भी टॉपिक आपके लिए छूटे ना। तो यहाँ सबसे पहले आपको जानने की बात जरूरत है कि कोल वर्क ने आखिर किस प्रकार का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था और लॉरेंस कोलबर्ग 1927 में उनका जन्म हुआ और 1987 में उनकी डेथ हो गई। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कोलबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों के सिद्धांत से प्रभावित होकर ही उन्होंने नैतिक न्याय को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना। उन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों से साक्षात्कार लिए तथा पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है, जो अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। उसके अलावा भी कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक शिक्षा में परिवर्तन हेतु 4 बातें निम्नलिखित हैं। पहला है, उन्होंने कहा, नैतिक विकास का आधार सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि नैतिक विकास हेतु जो शिक्षा की पद्धति बनाई जाए वह कठोरतापूर्वक लागू की जाए। तीसरी, उन्होंने बात कही कि शिक्षा पद्धति दर्शन पर आधारित होनी चाहिए, अर्थात फिलॉसफी बेस्ड होनी चाहिए। चौथा है कि शिक्षा पद्धति को अपनाने हेतु सरकार की तरफ से पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप यहाँ जानना चाहेंगे, आप सब लोग ये जरूर जानना चाहेंगे, जैसा भी मैंने बताया आपको, कि खासकर जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत कैसे बताया। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर नैतिकता का जो भाव है वो उम्र और परिपक्वता के अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारे नैतिक जो मानदंड है वो भी बदलते रहते हैं। उसी के क्रम में उन्होंने एक कहानी को बहुत अच्छे से बताई लोगों को, और वो बहुत ही फेमस रही, लोगों को पता भी है। कहानी क्या थी कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत अधिक था। दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज कराने के लिए उसका पति हाइंज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से ही आधे थे। उसने दवाई वाले से कहा, मेरी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवा को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने दवा देने से मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, यह दवा मैंने खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब रात में हाइंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी और उसने अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। सबसे पहला है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा है जिसे मोरल डायलेमा कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करना पड़ता है। जैसे, क्या जो हाइंज हैं को दवा चुरानी चाहिए थी? पहली उसके सामने दैनिक जो नैतिक दुविधा है ये है। दूसरा, क्या पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाइयाँ चुरानी चाहिए थी? अब नैतिक दुविधा में इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन और एक नैतिक दुविधा का आंसर आपको बताना चाहूँगा, वृत्तांत। जैसे आप कहीं पर हैं और आपके सामने ही आपकी पत्नी और आपकी जो है माँ दोनों डूब रही हैं, ठीक है। अब आपको दोनों में से बचा तो एक ही को पाएंगे, तो ये आपके सामने क्या हो गई? नैतिक दुविधा होगी। आप माँ को बचाएं या पत्नी को बचाएं, पत्नी को बचाएं या माँ को बचाएं, तो आपके सामने क्या नैतिक दुविधा है। तो यहाँ पर जो हाइंज था उसके सामने भी ये नैतिक दुविधा थी, क्या वो चोरी करे या चोरी ना करे, पत्नी की वो जान बचाए या ना बचाए। तो ये इस प्रकार की जो समस्या है खासकर उन्होंने सबसे पहले बताया। दूसरा देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि मोरल रीजनिंग अर्थात नैतिक तड़कड़ा, जो हमने बताया कि कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने 2 बातों पर जोर दिया।
सबसे पहला यहाँ बताया कि सही या गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। जैसे हाइंज ने चोरी करके सही किया कि गलत। दूसरा है, क्या चोरी करना सही है? इन्हीं कथाओं से प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोलबर्ग ने व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों से होकर गुजरता है जो निम्नलिखित है उसके बारे में बताया। तो खासकर जो कोलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो पहली अवस्था थी, स्तर था, वो था पूर्व लौकिक स्तर या इसे पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं, जिसमें खासकर 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए अध्ययन किया गया। और इसमें देखा कि इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा बुरा उनके भौतिक आधार पर, परिणामों के आधार पर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं। पहला यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है अहंकार की अवस्था। जो पहला यहाँ पर बताया गया पूर्व लौकिक स्तर या पूर्व परंपरागत जो स्तर है, जो उसका पहला यहाँ पर सब टॉपिक बताया गया, तो यहाँ पर बताया गया आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था। तो यहाँ आज्ञा एवं दंड की अवस्था का मतलब है यदि बालक को सजा मिलती है तो बालक जान लेता है कि मैंने गलती की है। समाज में बड़े बुजुर्ग ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं जिन्हें वह बिना प्रश्न पूछे उसका पालन करता है, अर्थात बालक जिस क्रिया को करने में बच्चों को दंड नहीं मिलता है उसे ही नैतिकता मान लेता है। तो यहाँ पर जो खासकर छोटा बालक है वो जरूर ये जो हाइंज की स्टोरी है उससे कहेगा कि चोरी करना पाप है। तो यहाँ पर छोटा बालक जो है, जो छोटा बच्चा है, वो जरूर कहेगा कि हाइंज ने गलत काम किया है, उसने चोरी करने का पाप किया है। दूसरा देखिए यहाँ पर एक और अवस्था आती है अहंकार की अवस्था। तो यहाँ पर इस अवस्था में बालक कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह पुरस्कार या फल के रूप में होता है। किसी चीज के लिए सिर्फ एक ही हल सही नहीं होता है, किसी के हिसाब से कुछ और किसी के हिसाब से कुछ और। जैसे यहाँ पर कहा गया कि हाइंज के अनुसार चुराना सही है, लेकिन फार्मासिस्ट के अनुसार चोरी करना गलत है। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं यहाँ पर कि किसी चीज को हम सही मानते हैं लेकिन दूसरे के एंगल से वो गलत है। तो इस प्रकार की भी एक अवस्था खासकर पूर्व लौकिक स्तर में आती है। उसके बाद जैसा हमने बताया कि जो द्वितीय स्तर है, खासकर लौकिक स्तर या परंपरागत नैतिक स्तर या कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 से 13 वर्ष का होता है, इसमें भी 2 अवस्थाओं की बात कही गई है। और इसे एक अच्छी, जैसे कहते हैं अच्छा लड़का लड़की की उम्र भी कहा जाता है, अवस्था भी कही जाती है। जैसे यहाँ प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बालक या बालिका वही करते हैं जिससे उन्हें प्रशंसा मिले। इसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की उम्र भी कहते हैं। इसमें बालक व बालिका अपने व्यवहार के द्वारा परिवार, समुदाय व समाज के निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरकर प्रशंसा चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज ये भी कहा जाएगा, यहाँ हाइंस ने सही किया। यहाँ पर जो छोटा बच्चा, पहले तो उसने कहा गलत है, पाप है, लेकिन यहाँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सामाजिक रूप से वो हो जाता, तो वो कहता कि नहीं, हाइंस ने सही किया, वो अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देख सकता था। तो ये क्या है? नैतिक स्तर है। जैसे पहले प्रारंभ में नैतिक स्तर अलग था, अब नैतिक स्तर बदल रहा है। अब वो समाज के अनुरूप कार्य करना चाहता है। सामाजिक रूप से क्या सही? सामाजिक रूप से सही कि आप अपनी पत्नी की रक्षा किसी भी प्रकार से करें, समाज में आपका नाम होगा। तो यहाँ पर वही उस अवस्था को दिखाता है, स्तर को दिखाता है। दूसरा है इसी में कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, अर्थात इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं से अवगत हो जाता है तथा वह समझने लगता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए, यहाँ पर ये कहा जाएगा, जो हमारे यहाँ पर बताया है कि इसमें कुछ लोग जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हाइंज यहाँ कहेंगे कि नहीं, हाइंज ने गलत काम किया क्योंकि उन्होंने सामाजिक नियमों को तोड़ा। अगर सभी लोग चोरी करने लगेंगे, समाज विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? सामाजिक सिस्टम ताना बाना ही बिगड़ जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले ही लोग कह रहे थे कि नहीं, सही काम किया, लेकिन अब इस अवस्था में आकर लोग क्या करें? नहीं, गलत है, उन्होंने सामाजिक रूल है, जो सोशल ऑर्डर है, उसको मेंटेन नहीं किया, उसको बिगाड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे स्तर में क्या है, उसी हाइंस के काम को लोगों ने नकार दिया, तो कहा कि नहीं, ये नैतिक रूप से गलत है। उसके बाद आता है पूर्व, जो यहाँ पर पूर्व के बाद परंपरागत, फिर उसके बाद उत्तर लौकिक स्तर अर्थात पोस्ट कन्वेंशनल
लेवल। इसमें जो है उम्र जो है 13 वर्ष से अधिक बताया गया है। ये 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है, जैसे आपने देखा, सामाजिक अनुबंधन विधि, सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इस अवस्था में व्यक्ति को सामाजिक समझौता करना पड़ता है तथा सामाजिक नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों के द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनका उल्लंघन अनैतिक आचरण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हमें अधिकार मिला है कानून के द्वारा कि राइट टू लिव, अर्थात यहाँ पर पत्नी को बचाने का अधिकार है, पत्नी को जिंदा रखने का भी अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके तहत हम चोरी कर सकते हैं। जैसे अभी कल मैंने टीवी में देखा कि कहीं पर किसी बालक ने जो है, उसका एक छोटा भाई है, वो विकलांग है, उसकी माँ भी जो है कहीं ना कहीं उसको दिखाई नहीं पड़ता है। लॉकडाउन में कहीं ना कहीं कुछ घर में नहीं खाने को था, तो उसने घर से चोरी किया, एक जगह से चोरी किया दुकान से। तो जब उसका कोर्ट केस गया, कोर्ट में केस फाइल हुआ, तो जो है खासकर जो बालकों की जेल होती, वहां जब गया, उस जो है जज के पास गया, तो जज ने जानने को, समझने का प्रयास भी किया कि आखिर चोरी उसने क्यों किया। तो बाद में तो पता चला कि उसकी माँ जो है अपाहिज है, उसका भाई भी विकलांग है और घर में खाने को बिल्कुल नहीं है, घर की स्थिति बिल्कुल खराब है और लॉकडाउन में कोई काम भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसको चोरी करनी पड़ी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसने परिस्थितियों वश चोरी किया है और उसको, सरकार को और जो भी वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उसको आदेश दिया कि उनको घर बनवाया जाए, उनको व्यवस्था की जाए, राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये राइट टू लिव, उसको अधिकार है जीने का। तो यहाँ पर भी पत्नी को बचाने का अधिकार है, ये मोरालिटी है हमारी, ठीक है, पत्नी को बचाने का अधिकार है, तो उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। उसके बाद है यहाँ पर कि सामाजिक अवस्था, सोशल कंसाइंस, अर्थात यह नैतिकता की सर्वोत्तम अवस्था है। यहाँ पर यह कहा गया कि ठीक है कि अगर पत्नी मरती है तो मर जाने दीजिए, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ये सामाजिक अवस्था है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे कहा गया कि नैतिकता की सर्वोत्तम अवस्था है, इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं कृत्यों के संबंध में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक होता है। इसमें चोरी को गलत बताया, चाहे हाइंज की पत्नी की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन उसे चोरी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण व शिक्षण विधि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आज का जो कोलबर्ग का जो मैंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, खासकर एमएड, टेट, नेट, सीटेट, सभी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप सबके हौसला अफजाई, प्यार, इतने ज़्यादा व्यूज़, इतने ज़्यादा मिनट्स देखने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। नमस्कार।